चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो जो फ्राइडे वाले दिन था ना, ठीक है, उसमें हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था। उसकी जो बेसिक्स थे उनको इन डेप्थ देखा था, ठीक है। और अगर आप लोगों ने खुद से जाकर उसको सेल्फ स्टडी किया हो लेटर ऑन, तो आपको आइडिया होगा कि काइंड ऑफ कितनी हम डेप्थ में चले गए थे। ड्यू टू दैट बेसिकली वी वेस्टेड काइंड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो भारत दैट वाज बेनिफिशियल फॉर यू इन द सेंस कि आपको बेसिक्स का आइडिया होगा कि हाउ बेसिकली जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज हैज इवॉल्व, ठीक है, एज अ लैंग्वेज किस तरह इवॉल्व हुई है। और फिर उसके बाद हमने हाउ टू एम्बेड जावास्क्रिप्ट देखा था कि हाउ टू एम्बेड जावास्क्रिप्ट इन द HTML, ठीक है। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन और उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू वेरिएबल डिक्लेरेशन वो देखें, ठीक है। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डाटा टाइप्स, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वी ऑल नो, ठीक है। तो इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग के सारे कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल हैं दैट आर अवेलेबल एज पार्ट ऑफ अदर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल सी हो गया, जावा हो गया, ठीक है। बट द डिफरेंस इज दैट जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हैज डायनामिक टाइप्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस तरह आप सी या जावा में पहले इंट आई करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो आप दिस इज नोन एज स्टैटिक टाइपिंग, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैटिक टाइपिंग, मीनिंग दैट आप एट द स्टार्ट इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही वेरिएबल की डेटा टाइप को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस तरह नहीं है। इसमें बेसिकली आप जिस किस्म का, जिस टाइप का फॉर एग्जांपल वैल्यू इसमें सेव करेंगे वेरिएबल के अंदर, ये उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप टॉप ऑफ द कोड कोई नंबर सेव कर दें, ठीक है, फिर डाउन द लाइन हो सकता है कि उसको कोई स्ट्रिंग असाइन कर दें, तो वो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल में, तो यहाँ पे यही इसके एग्जांपल्स हैं, वी आर नॉट दैट डिफिकल्ट, आप इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो हियर वी हैव डिक्लेयर्ड वेरिएबल एंड देन इनिशियलाइज्ड इट। तो अगर हम उसे नंबर देंगे तो वो इसके लिए आपका जो वेरिएबल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ नंबर। अगर हम उसे स्ट्रिंग देंगे दैट विल कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। और जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं विदाउट इनिशियलाइजिंग, एट दैट पॉइंट द वेरिएबल कैरीज द अनडिफाइंड वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया वॉर एक्स, ठीक है, और उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो अगर आप इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे जिस तरह कि हमने यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया अलर्ट टू और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी दैट वुड बी अनडिफाइंड। लेकिन जब आपने इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की तो इसकी जो टाइप है वो डिफाइन नहीं है, या इसके अंदर क्या वैल्यू है वो भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। सेकेंड डाटा टाइप इज़ द बूलियन टाइप। अगर आप इसमें कोई ट्रू या फॉल्स, बूलियन का आपको आइडिया है ना, बूलियन हैज़ गॉट टू पॉसिबल वैल्यूज, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर आप ट्रू इन दो वैल्यूज में से कोई वैल्यू असाइन करेंगे दैट योर वेरिएबल विल बी इन द बूलियन फॉर्म, ठीक है। जब आप न्यूमेरिक वैल्यू सेव करते हैं तो नंबर की फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। यू माइट बी थिंकिंग कि आपके पास चीज़ है उसमें फ्लोट भी होता है और डबल भी होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ना आपके पास इसमें आप डेसिमल भी सेव कर दें, फ्लोट सेव कर दें, 5.4 डबल सेव कर दें, वट एवर वैल्यू विल सेव, बेसिकली ये आपको रन टाइम पे अपने आप को इन वैल्यूज़ को मैनेज कर लेगा, ठीक है। इतनी स्ट्रिक्ट टाइपिंग नहीं है जिस तरह कि आपके पास और लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो नंबर ही आपके डेसिमल को भी अकोमोडेट करता है, ठीक है, फ्लोट को भी करता है और डबल वैल्यू को भी करता है। तो यहाँ पे अगर आपने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको 5 वैल्यू साइन किया, जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे सो इट विल बी कैरिंग अ वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। और अगर आप नंबर डाटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं विद जावास्क्रिप्ट, देन यू हैव गॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एज वेल, ठीक है। प्लस माइनस स्टार डिवीजन भी आपके पास ऑपरेटर्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपने वेरिएबल को
वेरिएबल की वैल्यू को प्लस किया तो आपके पास अलर्ट के अंदर उसकी वैल्यू आ गई दिस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप यू हैव गॉट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का आपको आइडिया है, स्ट्रिंग में जब भी आप नॉन न्यूमेरिक वैल्यू सेव करते हैं इन डबल कोट्स, ठीक है। नॉन इसमें ये भी हो सकता है कि आप न्यूमेरिक वैल्यू सेव कर दें इन डबल कोट्स, तो इट इज़ एक्चुअली नॉट द केस कि नॉन न्यूमेरिक की वैल्यू हो, लेकिन जब भी आप डबल कोट्स में वैल्यू को असाइन करेंगे टू अ वेरिएबल दैट वुड बी स्ट्रिंग, ठीक है, और उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपका जो प्लस का वेरिएबल है, प्लस का जो ऑपरेटर है बेसिकली दैट एक्ट्स एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर। डबल कोट्स के अंदर आपके पास 5 है, स्ट्रिंग वैल्यू है। सेकंड वेरिएबल है वॉर बार, और उसके अंदर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। जब आप इनके दरमियान भी प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो दे विल बी कंकैटिनेटेड, क्योंकि आपके पास एक जो वैल्यू है दैट विल बी स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग है ना, तो ये इसको कंकैटिनेट करता है। जब आप इसी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं फॉर द न्यूमेरिक वैल्यूज, इट एक्ट्स एज अ ठीक है। तो आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स का कंसेप्ट होता है। तो ये आपके पास प्रिमिटिव सर आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वो नेट का इशू है, नेट थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। नॉन बैक, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट्स का बता रहा था कि रियल लाइफ में आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिससे ह्यूमन है या कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, कार है, चेयर है, इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को सेव करने के लिए आपको ऐसी डाटा टाइप चाहिए दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। जबकि आपके पास अगर जो सिंगल वेरिएबल है, विच इज़ फॉर एग्जांपल दिस वन वेरिएबल ए, ठीक है, आप इसके अंदर नेम सेव कर सकते हैं या एज सेव कर सकते हैं, तो इट विल ओवरराइड। वन ऑफ द वे इज़ कि आप एरेज को यूज़ कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। सर स्लाइड्स नहीं शो हो रही। स्लाइड में सर स्क्रीन नहीं शेयर हुई थी। अच्छा ठीक है, वन शेयर हो गई, ठीक है। तो वन ऑफ द वे हम मल्टीपल वैल्यूज़ या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं यूजिंग एरेज। अब फिर एरेज में क्या इशू होता है, एरेज में फॉर एग्जांपल ये इशू होता है कि आपके पास अगर आपने नेम की एरे क्रिएट करनी है, तो देयर वुड बी अ सिंगल एरे कैरिंग द नेम्स, ठीक है। देन देयर वुड बी सिंगल एरे कैरिंग द
एज, तो आपको करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है उसको मैच करना पड़ेगा। तो टू ओवरकम, तो ये ऐसे कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो गया जिस तरह जेसन है आपके पास, दैट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म है ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो ऐसे होते हैं, ये हेल्पर फंक्शंस होते हैं आपके पास काइंड ऑफ, ठीक है, जो आपको सर्टन सिनेरियोज में हेल्प आउट करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो जिसमें आपने किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना हो या सेव करना हो, देन यू यूज़ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स आर कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स, ठीक है, हम इसको ऑब्जेक्ट को कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स कह सकते हैं, दैट अलाउज यू टू स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करें जिस तरह आप सी के अंदर करते थे, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे स्टूडेंट, फिर ठीक है, फिर उसका फॉर एग्जांपल नेम सेव करते थे, रेज नंबर, टेलीफोन नंबर, बिल्कुल इसी तरह आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो ये इंडिविजुअल है ना, फॉर एग्जांपल नेम, एज, एड्रेस, फोन, दीज आर द प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ आपको आप सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो ये नीचे आपके पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर्सन, पर्सन के अंदर ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन करते हैं जब आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होंगी तो ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नेम इज़ द फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नेम, और सेकंड इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। तो ये आपके पास एक फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी है, फिर आपके पास लास्ट नेम की प्रॉपर्टी है, फिर एज की प्रॉपर्टी है, आई कलर की प्रॉपर्टी, एंड दीज वैल्यूज आर असाइन नहीं करना वैल्यू, सिर्फ डिफाइन करना चाहते तो किस तरह करेंगे? सॉरी क्या कह सर रहे इधर हैं तो आप? नेम में डायरेक्टली जॉन असाइन हुआ है ना, हम्म, अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू ना असाइन हो, सिर्फ डिफाइन हो, बाद में हम असाइन करेंगे, तो किस तरह डिफाइन हम्म, करेंगे? हाँ, इसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, एक कंसेप्ट होता है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स। अब यहाँ पे तो मैंने हार्ड कोड कर दी है ना वैल्यू, फॉर एग्जांपल जॉन, डो और एज की वैल्यू भी 50 हार्ड कोड कर दिया। इट इज़ पॉसिबल कि आप चाहें कि मैं एक जेनेरिक किस्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं और उसके फॉर एग्जांपल फर्दर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूं, जिस तरह आप जावास्क्रिप्ट के फॉर एग्जांपल जिस तरह क्लासेस होती है ना, क्लासेस का कॉन्सेप्ट ऊप के अंदर, ठीक है, आप एक मेन क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उससे उसके वर्चुअली मेमोरी के अंदर मल्टीपल कॉपीज जनरेट होती है ना। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, तो कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का। इसमें आप फिर ये करेंगे कि जो एक्सप्लिसिट वैल्यूज़ है ना, जैसा यहाँ पे हमने असाइन किए हैं हार्ड कोडेड, ये असाइन नहीं करेंगे, बल्कि आप वेरिएबल की वैल्यूज़ वेरिएबल्स असाइन कर देंगे प्रॉपर्टी नेम्स में। या फर्स्ट नेम है उसमें आप फॉर एग्जांपल असाइन कर दें एफ एन वेरिएबल, लास्ट नेम है आपके पास एल एन वेरिएबल, एज है आपके पास फॉर एग्जांपल ए जी एक वेरिएबल। तो फिर आप इस कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है। फिर एट दैट टाइम आप उसकी वैल्यूज़ को पास करेंगे उस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जो जो वैल्यूज़ पास करेंगे उतनी उसकी कॉपीज़ क्रिएट होंगी इन द मेमोरी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ये इससे नेक्स्ट स्लाइड में होपफुली दिस आंसर योर क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हैं कि विदाउट इनिशियलाइजिंग मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स ही डिक्लेयर करने हैं, तो फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डाटा होता है ना। अदरवाइज आपने इसको क्यों इस तरह डिक्लेयर करना, देयर इज नो रीज़न फॉर दैट। फिर अदरवाइज फिर आप एरेज यूज़ करें या कोई और डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करें। होपफुली दिस आंसर योर क्वेश्चन। एरेज होते हैं, हाँ जी, एरेज होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एरेज, यस सर। हाँ जी, हाँ एरेज होते हैं, एरेज आएंगे अभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड के बाद। एरेज, एरेज न सिर्फ एरेज होते हैं बल्कि एरेज के बड़े हेल्पर फंक्शन भी होते हैं जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने आपने देखा होगा डाटा स्ट्रक्चर्स में आप स्टैक्स क्रिएट करते हैं ना, तो स्टैक से आप फॉर एग्जांपल लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो इसमें एरेज की बिल्ट इन एपीआई है, स्टैक की बिल्ट इन एपीआई है, फिर आइट्रेशन के फंक्शन हैं। तो एरेज काफ़ी पावरफुल है जावास्क्रिप्ट, इट इज़ नॉट द केस कि एरेज एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे अपने 4 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की और उनकी हार्ड कोड वैल्यूज़ डिफाइन कर दी। अगर आपने जेसन को अंडरस्टैंड करना है ना इन द फ्यूचर, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन,
देन दीज ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप प्री रेक्विजिट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जेसन भी इसी तरह की वैल्यू पेयर्स ही होती हैं। जो जेसन है हिस्टोरिकली ये होता था कि आपके पास XML होता था ना फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा फॉर एग्जांपल आपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है या इन वन फॉर्म सेव करना है फाइल्स के अंदर, तो आपके पास XML फॉर्मेट होता था। लेकिन XML में आपके पास टैग्स होते हैं, जिस तरह मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बताया, ठीक है। यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं, और यूज़र डिफाइंड टैग्स जो हैं वो उसके साइज़ को, फाइल के साइज़ को ग्रो कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। जबकि जेसन है दैट इज़ द लाइट वेट फॉर्मेट फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें भी डाटा इसी फॉर्मेट में होता है। जेसन फाइल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर ब्रेसेस होती हैं, ठीक है, और की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डाटा होता है। फॉर एग्जांपल नेम है तो उस आपने जो भी वैल्यू असाइन की, तो एज है उसमें जो भी वैल्यू असाइन की। लेकिन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्चर जो है इसके अंदर मेथड्स भी होते हैं जो कि जेसन फाइल्स के अंदर नहीं होते, क्योंकि वो तो जस्ट डाटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट है ना। जबकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ फीचर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जेसन जो है दैट इज़ प्योरली अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन या डाटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, इट वॉन्ट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द जेसन फाइल, ठीक है। तो ये थोड़ी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, जिससे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। इट कंटेन्स नेम वैल्यू पेयर्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय द कॉलन। तो नेम और वैल्यू के दरमियान कॉलन एग्जिस्ट करता है, और मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर सेपरेटेड यूजिंग द कॉमास। तो यहाँ पे वही पर्सन का ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ हैं। लेकिन जो 5th प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू एक फंक्शन है, एंड दिस इज़ एन अनोनिमस फंक्शन। तो जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर आप फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये ऐसे फंक्शन हैं जो कि आपके सिर्फ जो ऊपर आपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की है ना, इनसे रिलेटेड मैनिपुलेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जिस तरह के ये एग्जांपल है ना, इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड आई कलर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कैसा फंक्शन राइट करूं जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकैटिनेट कर दे, कंकैटिनेट करके रिटर्न करें, ठीक है। अगर कोई यूज़र फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहता है, ही वांट्स टू गेट द कंकैटिनेटेड वर्जन ऑफ द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देन यू कैन डिफाइन एन एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन में आपके पास ये फंक्शन का कीवर्ड पैरेंथेसिस है, उसके बाद उसी तरह ब्रेसेस हैं, रिटर्न कीवर्ड है, फिर आपने लिखा है दिस डॉट फर्स्ट नेम। दिस बेसिकली रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट पर्सन। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम एंड पर्सन डॉट लास्ट नेम, आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस बेसिकली रेफर करता है टू द ओनर ऑफ द फंक्शन। ओनर कौन है? पर्सन, जो आपने वेरिएबल नेम डिफाइन किया, ठीक है। तो इस तरह के छोटे ऑपरेशंस जो कि आपने जब इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर परफॉर्म करने हों, आप इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड डिफाइन करके इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो आपके जेसन डाटा टाइप होती है ना, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, उसके अंदर सिर्फ इस फॉर्मेट में फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू, लास्ट नेम उसकी वैल्यू, एज वैल्यू, ठीक है। बल्कि उसके अंदर एरेज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एरे प्लेस कर सकते हैं और एरे की वैल्यू को सेव कर सकते हैं। होपफुली आपको एक बेटर अंडरस्टैंड हो गया। तो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैं, उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, सेकंड आर द ऑब्जेक्ट मेथड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेसिकली दे आर नेम वैल्यू पेयर्स, जबकि जो मेथड्स हैं उसमें नेम पार्ट तो होता है, लेकिन जो वैल्यू पार्ट है दैट इज़ बेसिकली द फंक्शन डेफिनेशन, जिस तरह आपको ये फंक्शन एक नजर आए। होपफुली यू गॉट एन आइडिया, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है ये फर्दर जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है इसको किस तरह हैंडल करना है उसको डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास नीचे अगर एग्जांपल में आए तो आपके पास जो है सेट ऑफ टैग्स, इसमें एक एंड पे जो टैग आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ अ पैराग्राफ टैग, ठीक है, विद द आईडी डेमो, एंड दैट इज़ एन एम्प्टी पैराग्राफ, मीनिंग दैट बाय डिफ़ॉल्ट इट विल नॉट डिस्प्ले एनी डाटा ऑन द वेब पेज, ठीक है। स्क्रिप्ट पार्ट में आपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया पर्सन और उसकी 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं। नीचे आपने एक स्टेटमेंट डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। अब बेसिकली दिस इज द वे टू एक्सेस एलिमेंट्स इन द जावास्क्रिप्ट,
ठीक है, मैं लास्ट लेक्चर को आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट इज़ द रूट ऑब्जेक्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जब भी आपने अपने डॉम को एक्सेस करना होगा, विच इज़ बेसिकली द HTML ऑफ योर वेब पेज, जो कि सारी HTML, जो कि आपको ऊपर बॉडी टैग नज़र आ रहा है, H2 टैग नज़र आ रहा है, 2-3 पैराग्राफ्स के टैग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इसमें से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है इन द जावास्क्रिप्ट, then the root object is the document object. अब document dot get element by ID, meaning that you are going to access some element of your DOM using the ID of the DOM. ठीक है, तो get element by ID के बाद आपने लिखा demo, तो demo किस पैराग्राफ की ID है, किस एलिमेंट की ID है, इस पैराग्राफ की ID है, जो ऊपर आपने एक एम्प्टी पैराग्राफ डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ पे इसका कंट्रोल एक्सेस कर लिया। फिर डॉट इनर HTML, inner HTML means that you are going to set HTML into this empty paragraph। तो आपके पास यहाँ पे एक empty paragraph है ना, कुछ भी इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो one of the way you can set the value inside this empty paragraph is using the inner HTML property। ठीक है, अब उसके बाद आपने person which is object name dot first name, so this is how you access the values of the object। इस तरह आप एक्सेस करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम स्पेसिफाई करेंगे, पर्सन, और फिर उसका की पार्ट, प्रॉपर्टी का की पार्ट। तो फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, उसका की पार्ट जब आपने एक्सेस किया तो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, विच इज़ जॉन। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने कंकैटिनेट किया प्लस से, और फिर पर्सन डॉट एज, जो ये एज रिटर्न करेगा विच इज़ 50 और ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो राइट साइड पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जॉन इज़ 50 years old। So this is how basically you can access these objects using the JavaScript। Create करना ऑब्जेक्ट को is a separate thing and then accessing the properties of the object is a separate thing। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ना सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया बल्कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को एक्सेस किया और एक एम्प्टी पैराग्राफ के अंदर उसको डिस्प्ले कर दिया। तो राइट साइड पे आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है, दिस इज सेट इन द एम्प्टी पैराग्राफ विद द ID डेमो। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी पार्ट? सर ये इनर HTML किस लिए जो यूज आप करिए? बता हाँ जी, फॉर एग्जांपल आपके पास जिस तरह ऊपर एक एम्प्टी पैराग्राफ नज़र आ रहा है ना विद ID डेमो। ठीक है, अब आपने एक तो ये है कि आप HTML एलिमेंट जो है उसमें एट द डिज़ाइन टाइम, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट सेट करते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर कोई भी मैं कंटेंट सेट कर दूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय पैराग्राफ। ठीक है, लेकिन ये एम्प्टी है ना, तो एज्यूमिंग दैट कि हमें जब रन टाइम पे फॉर एग्जांपल आपकी डॉम को मैनिपुलेट करना हो या किसी भी एलिमेंट के अंदर कंटेंट को सेट करना हो, देन देयर आर 2 सेट ऑफ फंक्शन। इनर HTML के अलावा इनर टेक्स्ट भी है, जो हम बाद में देखेंगे बार ये दोनों। लेकिन इनर टेक्स्ट एक आपके पास प्रॉपर्टी है और सेकंड इज इनर HTML, ये दोनों। अब जो इनर HTML है, इसमें एज्यूम करें कि राइट साइड पे आपके पास प्लेन टेक्स्ट नहीं था बल्कि टैग्स भी थे। आप अगर फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास पर्सन डॉट फर्स्ट नेम है और पर्सन डॉट एज है ना, इन दोनों को आप किसी फॉर एग्जांपल एक और पैराग्राफ के अंदर सेट करना चाहें, तो आप शुरू में पैराग्राफ का टैग लिखेंगे, फिर पर्सन डॉट फर्स्ट नेम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास ये बाकी स्टेटमेंट जो है, फिर पर्सन डॉट एज ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो आपके पास इस जो आपने इनर HTML के अंदर वैल्यू सेट की है, इट कंटेन्स टैग्स एज वेल, इसके अंदर टैग्स भी हैं। ठीक है, तो जब आप इनर HTML से किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर ये वैल्यू सेट करेंगे ना, तो इट विल रेंडर द टैग्स एज वेल, ये टैग्स को भी रेंडर कर देगा। तो पैराग्राफ को अगर हम फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें और H1 टैग लिख दें ना, अब जब हम H1 टैग के अंदर पर्सन डॉट फर्स्ट नेम और पर्सन डॉट एज की वैल्यूज़ को सेट करेंगे, सो द रिजल्टेंट वैल्यू शुड बी इन द H1 फॉर्मेट, जो कि आपका हेडिंग 1 का फॉर्मेट है। ठीक है, तो आपने जब भी रन टाइम पे HTML सेट करनी हो इन द टैग्स, यू यूज़ द इनर HTML प्रॉपर्टी। लेकिन जो इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इट सेट्स द टेक्स्ट, ये आपके HTML टैग्स को रेंडर नहीं करेगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट से जब आपने रन टाइम पे अपने HTML वैल्यूज़, HTML एलिमेंट की वैल्यूज़ को सेट करना हो या गेट करना हो, तो ये गेट करने के लिए भी यूज़ होता है। एज्यूमिंग दैट कि ये मेरे पास जो ऊपर वाले 2 पैराग्राफ्स हैं, इनके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ है देयर आर 2 वेज टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, यू कैन यूज डॉट प्रॉपर्टी और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉपर्टी। ठीक है,
अगर मैं ये दोनों टेक्स्ट गेट करना चाहता हूँ, इन दैट केस फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, इसके अंदर तो आपके पास आईडी नहीं है ना दोनों के अंदर, तो वन ऑफ द वे इज़ कि मैं इस तरह करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, अब टैग नेम जब स्पेसिफाई करूँगा तो यहाँ पे मैं जस्ट पी स्पेसिफाई कर दूँगा। ठीक है, अब मैंने पी गेट कर लिया, फिर उसके बाद मैं करूँगा डॉट इनर HTML। ठीक है, अब ये करेगा कि जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं आपके HTML के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है ना, थर्ड वन तो एम्प्टी है। ठीक है, जूम करते हैं, फर्स्ट 2 जो हैं उन दोनों को बेसिकली रिटर्न करेगा और उनके अंदर जो भी HTML है, ये तो कंप्लीट प्लेन टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप इनर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इसके अंदर जो भी टेक्स्ट या HTML है वो आप रिटर्न करवाएंगे और किसी भी फॉर एग्जांपल वेरिएबल के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। तो ये 2 पैराग्राफ्स हैं, तो इट विल बी एन एरे। ठीक है, तो आप अगर इसको सिंपल वेरिएबल में असाइन करेंगे तो वो ओवरराइड कर देगा, तो आप इसको एरे कर रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन जो इनर HTML और इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है ना, दीज आर यूज टू सेट एंड गेट वैल्यू ऑफ HTML एलिमेंट्स एट द रन टाइम यूजिंग जावास्क्रिप्ट। होपफुली यू गॉट एन आइडिया। ठीक है, आंसर मिल गया आपको? फ्लो किस तरह होगा इसका? हाँ जी, सर ये फ्लो किस तरह होगा? क्या हम तो इधर दोबारा रिपीट आईडी करें, आपकी आवाज़ जो है ना वो बहुत, क्या किस तरह होगा ये आईडी? सर फ्लो, ये जो हमने HTML ये जो फॉर्म हमने कोड लिखा है इसका फ्लो किस तरह होगा? हमने आईडी डेमो लिख दिए थे, जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली किस तरह पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट में चेक करना है स्क्रिप्ट टैग के अंदर? आप थोड़ा माइक को करीब करके ना ऊंचा बोलें। क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे ही समझ आ रही, आईडी समझ आया लेकिन उसके बाद आई डोंट गेट। या आप इसको टाइप कर दें चैट के अंदर, ठीक है, मैं उसको वहाँ पे आंसर कर दूँगा दिस इज। तो होपफुली आपको ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का आइडिया हो गया। ये जो चीज़ें हैं ना इनर HTML और इनर टेक्स्ट, ये हम जब बॉम और डॉम का लेक्चर पढ़ेंगे ना, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो वहाँ पे हम सारी ये टेक्निक्स देखेंगे कि आईडी से किस तरह गेट करते हैं, टैग नेम से किस तरह करते हैं। फिर इसके अंदर जो आपके पास ये एलिमेंट्स है, इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट भी हो सकता है ना, तो क्लास एट्रीब्यूट से किस तरह करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ये डॉम होता है, इट इज़ बेसिकली अ ट्री, तो इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। तो आप जिस तरह CSS में div space p करते थे ना to access all the paragraph elements which are within the p within the div, ठीक है, तो आप इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं डिफरेंट, जो कि आपको डॉम को एक्सेस करने में और उसकी वैल्यू को गेट और सेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट विद इन द ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट मेथड्स। तो अभी आपने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज देखी है, नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्ट मेथड्स। तो जावास्क्रिप्ट मेथड इज अ प्रॉपर्टी कंटेनिंग अ फंक्शन डेफिनेशन। तो ये भी बेसिकली इसका जो की पार्ट होता है दैट इज़ वेरी मच लाइक अ की वैल्यू। की होती है जिस तरह आपके पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इसी तरह, लेकिन इसका जो वैल्यू पार्ट है दैट इज़ बेसिकली अ फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, और इन अ फंक्शन डेफिनेशन दिस रेफर्स टू द ओनर ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन नेम जो है बेसिकली उसको वो भी आप राइट कर सकते हैं और दिस को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इन द एग्जाम्पल बिलो दिस इज़ द पर्सन ऑब्जेक्ट दैट ओन्स द फंक्शन फुल नेम। तो दिस इज़ बेसिकली द पर्सन ऑब्जेक्ट जो कि आपने डिफाइन किया। तो नीचे जो अब आपने जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज थी वो तो आपने लास्ट स्लाइड में देख लिया कि किस तरह एक्सेस करते हैं ना, हाउ टू रन अ फंक्शन डिफाइंड विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस स्लाइड इज़ अबाउट दैट। तो यहाँ पे आपके पास नीचे स्क्रिप्ट के टैग के अंदर फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है पर्सन, और उसकी 4 प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी फुल नेम है इसकी वैल्यू पार्ट में आपने फंक्शन डेफिनेशन स्पेसिफाई किया, जो कि हमने इससे पहले भी देखी थी। ठीक है, इसमें हम इसकी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं उनको कंकैटिनेट करके रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो
जो नीचे लास्ट स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, अगेन हमने एक एम्प्टी पैराग्राफ ऊपर डिफाइन किया और उसके अंदर हम वैल्यू को सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें वैल्यू कौन सी सेट करनी है, पर्सन विच इज़ एन ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, डॉट फुल नेम। तो आपने जो जब मेथड का की पार्ट स्पेसिफाई करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फुल नेम, तो उसके बाद आपने पैरेंथेसिस भी स्पेसिफाई करना है, दिस इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, ठीक है। अगर आप इसका पैरेंथेसिस स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इस तरह ये जब आप पर्सन डॉट फुल नेम करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो आपने डिफाइन किया ऊपर, और ये रिटर्न करेगा दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम की वैल्यूज़ विच आर डिफाइंड विद इन दिस ऑब्जेक्ट, और उनको कनकैटिनेट कर देगा। तो यहाँ पे ये देखें जॉन डो राइट साइड पे इस वैल्यू को इसने रिटर्न किया विच इज़ द कनकैटिनेटेड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वैल्यूज, ठीक है। दिस इज हाउ यू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट। सर यहाँ पे जो फुल नेम है वो एक वेरिएबल नहीं होगा, मतलब वो है उसके आगे तो है उसकी वैल्यू और ऑब्जेक्ट है, बट वो खुद वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। हाँ, अच्छा जावास्क्रिप्ट जो है ना ये बड़ी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अब हिस्टोरिक जो टाइप थी ना फंक्शन डिफाइन करने की वो ये थी, मैं आपको जो कहता हूँ फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फॉर एग्जांपल फंक्शन नेम फन, और ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी। हिस्टोरिकल तो आप ट्रेडिशनली इस तरह देखते आए हैं ना फंक्शन की डेफिनेशन को, कि फंक्शन कीवर्ड उसका नेम और बेसिकली फिर ब्रेसेस के अंदर उसकी बॉडी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप अनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इस फंक्शन को आपने अगर कॉल करना हो, ये जो ट्रेडिशनल फंक्शन आप किस तरह कॉल करते हैं फन, अब इस तरह कॉल करेंगे तो ये इसके अंदर जो भी डिफाइन किया होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने अगर एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करना हो तो एनोनिमस फंक्शन का नेम नहीं होता, तो फंक्शन कीवर्ड और पैरेंथेसिस और उसकी बॉडी, अब इसमें नेम नहीं है। तो अब अगर आपने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना हो, कॉल करना हो, किस तरह करेंगे, देयर नो वे ना, नेम नहीं है ना। तो वन ऑफ द वेज कि आप इस फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं वेरिएबल डिफाइन कर लूँ, वेरिएबल ए, और ए को असाइन कर दूँ। अब इस वेरिएबल को ये बेसिकली फंक्शन असाइन हो गया इन अ वे, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, आप इसको ये भी कह सकते हैं। दिस इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ जो कि एनोनिमस फंक्शन था जिसे मैं पहले कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं इसको कॉल किस तरह करूँगा, ए के बाद पैरेंथेसिस लगा दूंगा ना तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। दिस इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसके बाद फिर एरो फंक्शन भी आता है जिसका सिंटैक्स जो है इससे भी डिफरेंट है। तो देयर मल्टीपल वेज यू कैन डिफाइन एंड कॉल फंक्शंस इन द जावास्क्रिप्ट। तो ट्रेडिशनल जो होता था वो हम बेसिकली, क्योंकि हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं सी के अंदर और लैंग्वेज के अंदर, तो हम उससे ज़्यादा फेमिलियर है ना, कि जिसमें फंक्शन कीवर्ड था और फंक्शन नेम था देन बॉडी थी ना। लेकिन जब अनोनिमस फंक्शन का कंसेप्ट आया, जो कि अनोनिमस फंक्शन नॉर्मली कब यूज़ करते हैं, जब इन लाइन किसी लाइन के अंदर हमने फंक्शन राइट करना हो, सेपरेट एक डिक्लेरेशन ना करनी हो जिस तरह की फंक्शन कीवर्ड के साथ करते हैं, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन का कंसेप्ट इस कंटेक्स्ट में आया था कि आपने स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन राइट करना हो। तो जब हम एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करते हैं फिर हम उसे उस तरह कॉल नहीं कर सकते क्योंकि नेम नहीं है, तो फिर हम उसको एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। तो आपकी बात सही है, दिस इज अ वेरिएबल, आप ये वेरिएबल ही है। लेकिन जब हमने कॉल करना है तो फिर इस वेरिएबल को अपेंड करना है विद द पैरेंथेसिस जस्ट टू एक्सेस द फंक्शन डेफिनेशन, तो अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर भी यही है, आपके पास की पार्ट के अंदर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स ही हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी और फुल नेम, दीज आर वेरिएबल्स। लेकिन ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स है वो ये है कि इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो हर एक वेरिएबल की वैल्यू भी होगी। तो फर्स्ट नेम की वैल्यू है जॉन, लास्ट नेम की वैल्यू है डो, आईडी की वैल्यू है 5566, लेकिन जो लास्ट वेरिएबल है दैट इज बेसिकली फंक्शन, दिस इज नॉट अ वैल्यू, दिस इज नॉट कैरिंग अ वैल्यू। तो इस फंक्शन को जब कॉल करना है तो फिर हम दैट्स वाई पर्सन डॉट फुल नेम के बाद पैरेंथेसिस लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ बाउंड नहीं है, अगर आपने ऑब्जेक्ट के अलावा भी एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करना हो इन जावास्क्रिप्ट, जिस तरह कि मैंने ये ऊपर ए को असाइन किया, सो इन दैट केस एज वेल यू विल अपेंड द वेरिएबल नेम विद द पैरेंथेसिस। तो इसको कहते हैं असाइनिंग फंक्शन टू अ वेरिएबल, इस तरह का अगर आप सर्च करेंगे इन द जावास्क्रिप्ट। और ये जो है ये PHP के अंदर भी ये ऑप्शन है कि आप किसी भी फंक्शन को वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ये जावा उसमें जावा में और सी में है, लेकिन इन लैंग्वेज में अवेलेबल है। प्लीज इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स। अभी तक तो लास्ट स्टेप तक आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किए हैं, दे कैरी है कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम की वैल्यू भी फिक्स्ड है, लास्ट नेम की वैल्यू भी फिक्स्ड है, आईडी की वैल्यू भी फिक्स्ड है, ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल कि आप एक जेनेरिक किस्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं और लेटर ऑन न्यू कीवर्ड से उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। जिस तरह ऊप है ना, ऊप में आप क्लासेस क्रिएट करते हैं, क्लासेस के फिर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो जो भी क्लास के अंदर आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप, कि वो पब्लिक हैं प्राइवेट हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, लेकिन उनकी एक कॉपी क्रिएट होती रहती है इन द मेमोरी में, ठीक है, जब भी आप न्यू कीवर्ड से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसी तरह सिंपल जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें भी आप कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर्स बिल्कुल उसी तरह वर्क करते हैं जिस तरह आपके जावास्क्रिप्ट की क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। उनको कॉल करते हैं तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसकी जो भी वैल्यू होती है वो इनिशियलाइज हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो अगर हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था, अगर हमने 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें 50 डिफरेंट कॉपीज क्रिएट करनी पड़ेंगी ऑब्जेक्ट की विद द स्टैटिक वैल्यू, ठीक है। रादर देन दैट व्हाई नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन मेक 50 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो उसमें वो किस तरह होगा, एग्जाम्पल बिलो डिफाइंस दैट। उसमें ये होता है कि आपके पास जो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप आएँ, आप फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे बल्कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर नेम, तो दिस पर्सन इज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर नेम। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी वैल्यू रिसीव करने जा रहे हैं, जो कि वैल्यू लास्ट स्लाइड में हमारे पास हार्ड कोडेड थी, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो हैं ये पैरामीटर जो हम पास करेंगे वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर या इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अब उसके बाद हमने दिस कीवर्ड से जब भी हमने उसके ऑनर को रेफर करना और दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, दिस डॉट एज एंड दिस डॉट कलर, ये कर देंगे, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, नीचे आप देखें वॉर, हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, वॉर माई फादर इज इक्वल टू न्यू पर्सन, 4 वैल्यूज पास की, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉपी क्रिएट कर देगा माई फादर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर हमने दोबारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई मदर विद द न्यू कीवर्ड, फिर उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया विद 4 डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। तो एक नई कॉपी क्रिएट कर देगा इन द मेमोरी विद दीज वैल्यूज। तो इस तरह एक कंस्ट्रक्टर से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट था कि 50 स्टूडेंट्स का अगर मैंने डाटा यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मैनेज करना है, सो दिस इज़ द वे टू मैनेज दैट इन्फॉर्मेशन, कि मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लूँगा और उसके फिर 50 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लूँगा और वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वैल्यू कैरी कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। और इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ये मैंने एक पैराग्राफ एम्प्टी क्रिएट किया हुआ ऊपर ना, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन पर्पजेज, डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो एम्प्टी है, एम्प्टी पैराग्राफ है, इसके अंदर वैल्यू को सेट कर देगा। तो माई फादर डॉट एज ऑब्जेक्ट नेम डॉट एज, माई मदर इज माई मदर डॉट एज। तो वो करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज थी, फॉर एग्जांपल 50 और 48, ये मेमोरी में से पिक करेगा और इनको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। नाउ इससे पहले ही मैंने आपको कहा था कि एरेज एग्जिस्ट करती हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यू माइट बी थिंकिंग कि हम, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज़ करें, तो इसका आंसर पार्शली मैंने पहले भी दिया था, मैं दोबारा दे देता हूँ। तो वन ऑफ द वेज कि आपके पास एक तो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स के अंदर तो आप ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर। तो अगर आप मल्टीपल फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ क्रिएट भी कर लेंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, 4 वेरिएबल्स क्रिएट भी कर लिए, तो फिर आप इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी एक सिंगल वैल्यू, फॉर एग्जांपल जॉन, दो एज सी में सेव कर दें 50 और आई कलर सेव कर दें इसमें फॉर एग्जांपल ब्लू, ठीक है। ये सेट ऑफ 4 वेरिएबल्स तो आपने क्रिएट कर लिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है टू डिफाइन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ऑल्टरनेट ये है कि आप एरेज यूज़ कर लें, ठीक है। एरेज में भी ये ऑप्शन है कि एरेज फॉर एग्जांपल एक एरे होगी जो कि आपके
तमाम ऑब्जेक्ट के फर्स्ट नेम को सेव कर रही होगी, फिर सेकंड एरे होगी जो कि आपके लास्ट नेम को सेव कर रही होगी, फिर थर्ड एरे होगी। तो वो फिर जब आपने एक्सेस करनी होगी इन्फॉर्मेशन को, तो एट द जीरो इंडेक्स ऑफ ऑल द एरेज इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एट द वन इंडेक्स इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, एट द थर्ड इंडेक्स। तो इट विल कॉम्प्लिकेट द थिंग, कम्प्लेक्स हो जाएगा कोडिंग आपकी। आप इसको जब एक्सेस करेंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा। तो टू मेक द लाइफ ऑफ डेवलपर्स ईजियर, जो डेवलपर्स हैं उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए उनके लिए नए से नए ऑब्जेक्ट्स, डाटा स्ट्रक्चर्स लैंग्वेजेस ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, प्रोग्रामिंग आप पहले जब बहुत ही रॉ फॉर्म में लैंग्वेजेस होती थी उस वक्त भी होती थी प्रोग्रामिंग, लेकिन उस वक्त क्या था कि हमें छोटे छोटे काम करने के लिए, इवन के टाइप कास्टिंग करने के लिए भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी, उसमें एरर्स जनरेट होते थे। फिर एरेज को हम मैनेज करते थे फॉर डिफरेंट दीज काइंड ऑफ पर्पजेस। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी एफर्ट रिक्वायर्ड होती थी कि हमें बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या इस तरह के और जो हेल्पर काइंड ऑफ डाटा टाइप्स होती हैं इसलिए इंट्रोड्यूस की जाती हैं ताकि प्रोग्रामर्स जो हैं उनका टास्क आसान बनाया जा सके। ठीक है, सो इट इज़ नॉट द केस कि आप इसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। ऑल्टरनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आप और तरीकों से भी इस इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन it would be complicated या complex to follow that approach as compared to the JavaScript object। ठीक है, so hopefully you have got an idea, आपका एक idea है। कोई क्वेश्चन हो तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एरेज। ठीक है, सो नेक्स्ट आप में से कुछ स्टूडेंट पूछा कि एरेज हैं या नहीं। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं शुरू से कह रहा हूँ, तो इसमें प्रोग्रामिंग के जो दूसरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, शुरू में नहीं होते थे, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट की क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर अब क्लासेस भी हैं आफ्टर ES6। ठीक है, तो एरेज आर बेसिकली फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एरेज भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनको समझना या अंडरस्टैंड करना मेरे ख्याल में आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप अभी और लैंग्वेज में इसको कवर कर चुके हैं। तो एरेज और ऑब्जेक्ट्स में एक डिफरेंस ये है कि एरेज के अंदर भी कीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये नीचे मैंने एक एरे क्रिएट की है फू। ठीक है, इसकी 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, 5, 5 एंड 5। तो इसके अंदर की क्या है, इसके अंदर जो की होती है दैट इज़ अ इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें भी इंडेक्स आपके पास एक की है और उसकी वैल्यू है। 0 पे 5 पड़ी हुई है, 1 पे स्ट्रिंग 5 है, थर्ड पे न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में सेव्ड है। ठीक है, अब इसको ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट में आपके पास जो की होती है ना, इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रिंग। उसमें आप ये नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के अंदर कि फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं और उसके अंदर 0, 1, 2 इस तरह इंडेक्स की पार्ट सेव कर दूं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें जो की होगी वो हमेशा आपकी स्ट्रिंग होगी। फॉर एग्जांपल बेशक फर्स्ट नेम के बजाय FN हो लेकिन स्ट्रिंग होगी। वैल्यू पार्ट जो है ना वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, एरे भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, लेकिन जो की पार्ट है दैट वुड ऑलवेज बी अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इसमें डिफरेंसेस आप खुद हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो एरे जो है उसमें आपके पास जो बेसिकली की है वो दैट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह हम एरे डिक्लेयर करते हैं इन द जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल वॉर फू 5, 5, 5 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जिस तरह के और लैंग्वेज में। और फिर एक्सेस किस तरह करते हैं, नीचे अलर्ट 3 डिफरेंट अलर्ट स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास डिस्प्ले हैं। फू ऑफ 0, 1, 2 तो आपको वैल्यूज करस्पॉन्डिंग डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब एरेज के साथ और लैंग्वेज का एसोसिएटेड सेट ऑफ मेथड्स भी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़, मैं सिर्फ 2 आपको मेथड बताऊंगा, बाकी आपने खुद देखने। ये क्योंकि जो इसका टाइटल है ना स्लाइड का, ये दिस इज़ अ हाइपरलिंक, तो यहाँ पे ना डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल चीज़ें पड़ी हुई। इट्स द मैटर ऑफ गोइंग थ्रू द थिंग्स। ठीक है, आप वन बाय वन चीज़ों को गो थ्रू करें। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ कि आप एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एरे फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में और स्ट्रिंग आपके पास डबल कोट्स में वैल्यू होती है। तो अगर आपने इस एरे की वैल्यूज़ को फॉर एग्जांपल 5, 6, 7 आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं एरे की, इनको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीनिंग दैट 5, 6 एंड 7। ठीक है, इस फॉर्म में डबल कोट्स के अंदर, ताकि आप इसको इन फ्यूचर डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकें। तो फॉर दैट पर्पज देयर इज अ मेथड नोन एज, वन ऑफ द मेथड इज टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपने एक फ्रूट्स की एरे क्रिएट की जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो।
उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये तो आपको आइडिया है। डॉट इनर एचटीएमएल जस्ट टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। फ्रूट्स डॉट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट दिस एरे इनटू अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग। ये जो आपको नीचे नजर आ रही है, बनाना ऑरेंज एप्पल एंड मैंगो, तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आपने इस जो कन्वर्ट करना है एरे को स्ट्रिंग में, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू नॉट द कॉमा सेपरेट बस समथिंग एल्स, किसी और ऑपरेटर से इसको सेपरेट करना, देन देयर इज अ फंक्शन नोन एज ज्वाइन, ठीक है। तो आपके पास फ्रूट्स की एरे वही है, फ्रूट्स डॉट ज्वाइन के अंदर आप ऑपरेटर स्पेसिफाई करेंगे, दैट ऑपरेटर वुड एक्ट एज अ सेपरेटर बिटवीन द स्ट्रिंग वैल्यूज। तो आप उसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल फ्रूट्स डॉट ज्वाइन स्टैटिक मेंशन कर देंगे। टू स्ट्रिंग के अंदर आपने कोई भी मेंशन नहीं किया प्रॉपर्टी ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप जब इसकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, सो इट विल बी अ स्ट्रिंग बट सेपरेटेड बाय दीज ऑपरेटर्स, स्टैटिक ऑपरेटर्स। तो जो भी यहाँ पे आप स्लैश स्पेसिफाई कर दें, जो भी वैल्यू स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कन्वर्टिंग एरे टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको, जब हम इसका आज के लेक्चर के स्टार्ट में इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें काइंड ऑफ ऐसी एपीआईज और हेल्पर फंक्शंस आ गए हैं लैंग्वेज के अंदर, जो कि डेवलपर के टास्क को आसान बनाते हैं। तो पहले आपने अगर स्ट्रिंग और क्यूज इंप्लीमेंट करनी होती थी, तो आप खुद एरे लेकर उसके अंदर फंक्शंस राइट करते थे, पुश एंड पॉप, दो फंक्शंस राइट करते थे, पुश एंड पॉप। और पुश के अंदर खुद वैल्यू को स्टार्ट पे पुश करना और फिर वहाँ से उसको पॉप आउट करना। लेकिन अब लैंग्वेज के अंदर मेथड्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल पुश और पॉप के मेथड में। सो द पॉप मेथड, जिसमें आपको नीचे नजर आ रहा है, मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज द मैंगो, अगर आपने इसको रिमूव करना है। तो फ्रूट्स एक एरे है, बनाना ऑरेंज एप्पल एंड मैंगो। तो अगर आप फ्रूट्स डॉट पॉप करेंगे तो ये मैंगो जो एलिमेंट है इसको रिमूव कर देगा। So you might be asking a question, if you want to remove the banana, then what is the procedure? तो इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन है, ठीक है, वो भी आपने इसको देखना। तो जब आप शुरू से रिमूव करते हैं ना किसी भी एलिमेंट को, तो उसमें टास्क ये होता है कि आपने रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को किस तरह मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो एरे है ना, तो 0, 1, 2 एंड 3 इसकी इंडेक्स होगी एलिमेंट्स की। तो इफ़ यू वांट टू रिमूव द एलिमेंट बनाना आउट ऑफ द एरे, so the orange should be having 0 index, then apple should be having 1 and mango should be having 2, ठीक है। दिस इज़ अ टास्क, ये टास्क होता है जो कि हम खुद से हैंडल करते थे पहले। तो देयर इज अ मेथड इन जावास्क्रिप्ट विच रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द 0 इंडेक्स एंड देन चेंजेस द इंडेक्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो इस तरह का भी मेथड अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह पुश जो है, इट बेसिकली एड्स न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे। तो अगर आप यहाँ पे, आपके पास एक एरे है, इसमें अगर आप करें फ्रूट्स डॉट पुश कीवी, ठीक है, तो ये मैंगो के बाद आपके पास एक कीवी एलिमेंट ऐड कर लेगा। इसी तरह अगर आपने स्टार्ट पे पुश करना है बनाना से पहले, उसके लिए भी आपके पास एक मेथड अवेलेबल है। मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है, लेकिन अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो मिलेगा और उसकी एग्जाम्पल भी मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द एरे मेथड्स विच आर अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज द एरे आइट्रेशन। सर आपने एक चीज़ पूछनी थी, आपने वो की के बारे में कुछ बताया था कि वो सिर्फ स्ट्रिंग में होता है, सर की आपने कोई बात की थी पिछली स्लाइड में। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आपने जो पढ़े हैं ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, उसमें जो की पार्ट होता है दैट कैन ओनली बी अ स्ट्रिंग। इसमें की पार्ट कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड देखी थी ना, उसमें ये देखा था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी एंड फुल नेम, ये चारों स्ट्रिंग्स हैं। इसमें यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि 1, 2, 3 और 4 कीज इस तरह डिफाइन कर दें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जबकि इसका जो वैल्यू पार्ट है ना, उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसमें स्ट्रिंग भी हो सकती है, और जिस तरह आईडी है ये 5566, ये आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जो की पार्ट है ना जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का, दैट कैन ओनली हैव अ स्ट्रिंग। इसके अंदर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपने इसको लेटर एक्सेस करना है ना, फॉर एग्जांपल पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, की को तो पर्सन डॉट 1 तो नहीं कर सकते ना। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास जो की पार्ट होता है दैट कैन ओनली बी अ स्ट्रिंग, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती। जबकि जो एरेज होते हैं, इसमें भी आप कह सकते हैं इसकी की एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो इंडेक्स होता है ना, जिसको आप कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, और वो नॉर्मली आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से।
ठीक है सर, समझ आ गई। नेक्स्ट इज द एरे आइट्रेशन। अब जो वर्ड आइट्रेशन है ना, इस पे थोड़ा फोकस करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। आइट्रेशन मीन्स दैट आइट्रेटिंग ओवर अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो एरे बेसिकली इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड आइट्रेशन मीन्स दैट आइट्रेटिंग ओवर द एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन द एरे। अब आपको लूप्स का तो आइडिया है कि लूप्स किस लिए यूज होते हैं, आइट्रेशन के लिए, ठीक है। अब वन ऑफ द वे यू कैन आइट्रेट बेसिकली एन एरे इज बाय यूजिंग द लूप्स। लूप्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि बिल्ट इन हेल्पर फंक्शंस अवेलेबल हैं एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट for different purposes. So for the iteration purposes, one of the function that is available is known as map. तो array dot map, तो जो शुरू में array लिखा हुआ है, this is basically the array. अगर आपने array create की है ना, var for example आपने एक array create की, var a is equal to 1 2 3 तीन एलिमेंट्स के साथ, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह कॉल करेंगे a dot map, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, मैप फंक्शन के अंदर किस तरह आइट्रेट होगा। तो मैप फंक्शन के अंदर एक आप कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ये कॉल बैक फंक्शन जो होगा, इसकी डेफिनेशन के अंदर आप फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है मैप, तो ये स्पेसिफाई करता है कि आपने कौन कौन से पैरामीटर पास करने हैं। पैरामीटर पास करेंगे तो वो उन पैरामीटर्स के ऊपर जो भी आप ऑपरेशन करेंगे, उनको ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद एक आपको नई एरे जनरेट कर देगा। तो आपके पास अगर ओरिजिनल एरे ए थी ना, तो आप एक नई एरे जनरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू एरे डॉट मैप, और मैप के अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे, और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप अपने एरे के अंदर आइट्रेशन के बाद जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको एक बेसिक आइडिया हो गया। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। तो एरे आइट्रेशन को आपने इस तरह देखना है। तो स्क्रिप्ट पार्ट में अगर आप आएँ तो आपने सबसे पहले एक नंबर्स 1 की एरे क्रिएट की है विद 5 डिफरेंट एलिमेंट्स, 45 4 9 16 एंड 25, ठीक है। देन यू हैव गॉट अनदर एरे नंबर्स 2, ठीक है। लेकिन इसको आपने असाइन क्या किया, नंबर्स 1 डॉट मैप, जिस तरह एरे डॉट मैप का सिंटैक्स था ऊपर, ठीक है। तो एरे डॉट मैप नंबर्स 1 इज एन एरे, जो कि आपने ऊपर क्रिएट की, नंबर्स 1 डॉट मैप। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपने कॉल बैक फंक्शन स्पेसिफाई किया, ठीक है। अब ये कॉल बैक फंक्शन जो है, इसकी डेफिनेशन आपने नीचे यहाँ पे राइट की है, ठीक है। तो फंक्शन ट्रेडिशनल तरीके से फंक्शन माई फंक्शन नेम, उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैरामीटर्स लेता है, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। वैल्यू के अंदर क्या होती है, क्योंकि ये आइट्रेशन मैप मेथड जो है ये आइट्रेट करता है, आपकी एरे को नंबर्स 1 को आइट्रेट करेगा। तो वैल्यू के अंदर फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू क्या आएगी 45, इंडेक्स क्या आएगी 0, और एरे जो लास्ट पैरामीटर है इसके अंदर पूरी की पूरी एरे आएगी 45 4 5 एलिमेंट्स। सेकेंड आइट्रेशन के अंदर वैल्यू के अंदर वैल्यू क्या आएगी 4 एंड इंडेक्स क्या आएगा 1, और एरे कंप्लीट आएगी। फिर थर्ड, तो ये आपका जो मैप मेथड है ना, ये इस फंक्शन कॉल बैक फंक्शन को 5 टाइम्स रन करेगा, क्योंकि आपके नंबर्स 1 एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स। हाँ जी सर, ये जो माई फंक्शन है इसमें तो सिर्फ यूज हो रही है, तो बाकी इंडेक्स और एरे क्यों पास कर रहे हैं? देखें, अब इसमें तो इस फंक्शन में तो हम जस्ट वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं ना। इट इज़ पॉसिबल कि आपने इंडेक्स को भी सम पर्पस यूज़ करना हो या एरे को भी। तो दीज आर द डिफ़ॉल्ट, मतलब जब भी आप मैप का मेथड यूज़ करते हैं ना, तो दिस इज़ स्पेसिफाइड एज पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। अगर आप यहाँ पे इसको पास ना भी करें ना, तो ये एरर नहीं देगा, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं एज पार्ट ऑफ द मैप आइट्रेशन कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने स्टेटमेंट के अंदर तो इसको यूज़ ही नहीं किया इंडेक्स और एरे को, तो हम क्यों पास कर रहे हैं। तो आप इसको यहाँ पे पास ना भी करें तो कोई एरर जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स को फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, कोई इफ़ कंडीशन लगाएं, इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 देन परफॉर्म सम फंक्शन, तो फिर आप अगर इंडेक्स को यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो फिर ये एरर जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कॉल बैक फंक्शन मैप के अंदर है, उसके अंदर ये 3 पैरामीटर्स बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पास ना करें और फिर यूज़ करेंगे फिर एरर देगा। अगर आप पास कर रहे हैं और यूज़ नहीं कर रहे तो इट विल नॉट गिव एन एरर, जिस तरह के मैंने अभी आपको, तो मैंने पास इसलिए किए थे ताकि मैं आपको बता सकूँ। अदरवाइज मैं अगर एक ही यहाँ पे वैल्यू पास करके इसको मैनिपुलेट कर देता तो आपको उसका सिंटैक्स समझ में आता है कि ये इसके अंदर और पैरामीटर्स कौन से अवेलेबल हैं।
सर ये जो ये पैरामीटर्स में खुद ही वैल्यू पास करते रहते हैं। हाँ जी, ये इसकी बैक एंड पे इसकी डेफिनेशन इस तरह होती है जिस तरह आपका फॉर ईच लूप नहीं होता या कोई भी फॉर लूप होता है, तो इसकी जो मैप फंक्शन है ना, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट ने जब इसकी बैक एंड कोडिंग की है या इसको डिफाइन किया है ना मैप फंक्शन को, क्योंकि हम तो मैप फंक्शन को जस्ट यूज़ कर रहे हैं, जब डिफाइन किया है ना तो उसमें लूप्स ही यूज़ किए हैं एट द बैक एंड। इसीलिए जब भी ये मैप फंक्शन कॉल होता है तो ये 5 टाइम्स कॉल होगा जितने एरे एलिमेंट्स हैं, तो मीनिंग दैट कि एट द बैक एंड वो इस जो एरे है इसको लेगा, ये जो एरे है नंबर्स 1 की, और उसके एलिमेंट्स को देखेगा और उसको लेंथ तक उतनी दफ़ा इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर देगा। तो एट द बैक एंड जो जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं, जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है ना, क्योंकि ये बेसिकली मेथड जो हैं, हम तो बीइंग द एंड यूज़र सिर्फ मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इसके बैक एंड पे उन्होंने इसको इसके फंक्शंस को राइट किया हुआ है मैप फंक्शन को, तो उसके अंदर जस्ट लूप्स ही हैं। तो वो उसमें क्या है, उसमें फॉर एग्जांपल 5 to 10 लाइंस ऑफ कोड होगा, ठीक है। तो अगर हम इस मैप फंक्शन को यूज़ ना करें और ख़ुद से ये काम करना चाहें तो हम ये मैप फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लूप लगा लेंगे फॉर i इज इक्वल टू नंबर 1 ऑफ 0, इसकी 0th इंडेक्स से शुरू करो, i इज़ लेस दैन नंबर्स 1 डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम इस लूप के अंदर फॉर एग्जांपल इसी तरह का माई फंक्शन के नेम से खुद एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। उसके अंदर माई फंक्शन फॉर एग्जांपल राइट साइड पे अगर मैं करूँ तो इस तरह फॉर एग्जांपल हम एक लूप रन करेंगे और उसके अंदर एक यही जो माई फंक्शन है फॉर एज्यूम करें कि इसको मैं यहाँ से कॉल कर लूँ, ठीक है, और यहाँ से फर्स्ट पैरामीटर जो पास करूँ दैट वुड बी फॉर एग्जांपल नंबर्स 1 ऑफ i, क्योंकि ये i वेरिएबल है लूप वेरिएबल, तो इस तरह भी मैं कॉल कर सकता हूँ, इट इज़ सेम। लेकिन जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये फंक्शन एग्जिस्ट क्यों करते हैं, मेक द लाइफ ऑफ द डेवलपर्स ईजियर, कि आपको ये बैक एंड पे, तो ये सारा इसकी डेफिनेशन जो होगी 5 to 6 लाइंस ऑफ कोड, दिस इज कोडेड एज पार्ट ऑफ द मैप फंक्शन विच इज़ विद इन द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जो कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का पार्ट। होपफुली आपको आंसर मिल गया, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये हेल्पर फंक्शन होते हैं इस तरह के, विद द पैसेज ऑफ टाइम आते रहते हैं, और भी हैं, फिल्टर का मेथड है, ठीक है। फिर इसके बाद पूरी लिस्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सर इसमें जो पैरामीटर का जो ऑर्डर है वो हमें फॉलो करना पड़ता है कि पहले वैल्यू आएगी, फिर इंडेक्स आएगा, फिर एरे आएगा। मेरा ख्याल है कि मैंने इसको ट्राई नहीं किया, इस चीज़ को मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने रिमूव करके उसको ट्राई किया था, ऑर्डर को ट्राई नहीं किया। तो ये मैं अगर कोई यहाँ पे स्टेटमेंट दे दूँगा तो दैट वुड बी लाइक कि आपको कंफ्यूज नहीं कर दूँ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देख लें कि ठीक होगा सर, इसका सीक्वेंस मैटर करता है या नहीं, ठीक है। तो बहरहाल इसको यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर 3 आपने पैरामीटर्स पास किए और रिटर्न कर दिया वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो इस नंबर्स 2 है जो है, ये भी बेसिकली एरे में एरे ही है, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर्स 1 डॉट मैप जो फंक्शन है ये एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो नंबर्स 2 के अंदर सबसे पहले आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन, जब एक दफ़ा फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास 90 आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम मैप खुद ब खुद ये फंक्शन कॉल करेगा, कॉल बैक फंक्शन, तो 8। फिर थर्ड टाइम दोबारा फिर फंक्शन कॉल होगा 18, फिर फोर्थ टाइम कॉल होगा 32 और फिफ्थ टाइम कॉल होगा तो 50। तो ये वैल्यूज़ बेसिकली नंबर्स 2 के अंदर आ जाएंगी। तो उसने ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं किया, अपडेट नहीं किया, बल्कि एक नई एरे जनरेट की। तो आपके पास राइट साइड पे ये वैल्यू नज़र भी आ रही है, ठीक है। तो दीज आर द एरे आइट्रेशन फंक्शंस। इसी तरह एक और फंक्शन है एरे आइट्रेशन का, दैट इज़ फिल्टर डॉट फिल्टर। तो फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विद एरे एलिमेंट्स दैट पासेस अ टेस्ट, ठीक है। तो अब बेसिकली मैप और एरे में डिफरेंस ये है कि फ़िल्टर जो है वो किसी क्राइटेरिया के क्रॉस फिल्टर करता है, ये भी आइट्रेशन फंक्शन ही है। लेकिन मैप के अंदर आप बेसिकली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते, उसमें आप वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है, अरिथमेटिक कर लें उसके साथ। लेकिन फ़िल्टर के अंदर फॉर एग्जांपल आप ग्रेटर दैन, लेस दैन, ठीक है, इस तरह के ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग दैट कि आप वैल्यूज़ को सर्टन क्राइटेरिया के क्रॉस एवेल्यूएट कर रहे हैं, तो आप अगर कहें कि रिटर्न ऑल दोज वैल्यूज़ विच आर ग्रेटर दैन 10, तो दिस इज़ बेसिकली द फिल्टरिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, आपके पास अगर एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं 10 फॉर एग्जांपल 2, 3, 10, 15, 20,
तो ग्रेटर देन 10 वैल्यूज़ कौन सी हैं, 15 एंड 20। तो ये जो फिल्टर मेथड है एरे आइट्रेशन का, ये आपको 15 और 20 दो वैल्यूज रिटर्न करेगा, रिमूविंग द फर्स्ट 3 वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरह का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आप मैप मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज टू बी अंडरस्टूड। तो फिल्टर एक अनदर मेथड फॉर एरे आइट्रेशन, ये भी आपकी पूरी एरे को आइट्रेट करता है और ऐसी एलिमेंट्स जो कि क्राइटेरिया को, फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते उसको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, तो एरे डॉट फिल्टर, सेम एरे, आपने कोई एरे क्रिएट करनी है और फॉर एग्जांपल ए एरे है, एरे डॉट फिल्टर, इस तरह मेथड को कॉल करेंगे और एक कॉल बैक मेथड डिफाइन करेंगे विद इन द फिल्टर मेथड। ठीक है, जो इसका सिंटैक्स है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द मैप मेथड। नीचे स्क्रिप्ट में आए, स्क्रिप्ट में आपके पास एक नंबर्स की एरे है विच कंटेन्स 5 वैल्यूज़, और उसके बाद आपने नंबर्स डॉट फिल्टर एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर भी आपके पास वैल्यू, इंडेक्स और एरे के 3 पैरामीटर्स पास होते हैं, लेकिन रिटर्न में आपने लिखा है वैल्यू ग्रेटर देन 18। ये भी 5 दफ़ा फंक्शन कॉल होगा, 5 टाइम्स माई फंक्शन। सबसे फर्स्ट आइट्रेशन में देखेगा 45 इज़ ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर ये ग्रेटर है तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगी। ठीक है, जो 45 इज़ ग्रेटर देन, तो 45 को रिटर्न करके इस ओवर 18 के एरे के अंदर सेव कर देगा। सेकेंड आइट्रेशन में 4 इज़ ग्रेटर देन 18, तो इस वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके पास ओवर 18 के अंदर जस्ट 45 है। 9 इज़ ग्रेटर देन 18, नो। 16 इज़ ग्रेटर देन 18, नो। 25 इज़ ग्रेटर देन 18, तो आप 25 को रिटर्न कर देंगे। तो आपके पास ओवर 18 जो एरे होगी इसके अंदर दो वैल्यूज होंगी विच आर 45 एंड 25। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी डेमो डॉट इनर HTML एम्प्टी पैराग्राफ के अंदर इस एरे को डिस्प्ले कर दिया, तो आपके पास राइट साइड पे जो दो इसकी वैल्यू नज़र आ रही है। सो दिस इज़ अनदर आइट्रेशन फंक्शन। ठीक है, तो ये भी होपफुली आपको आइडिया हो गया। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखें, ये तो आपको आइडिया होगा कि आपके किस कंटेक्स्ट में आप इसे अपनी प्रोग्रामिंग के यूज़ कर सकते हैं। तो मैप फंक्शन से हम लोग एरे का सम निकाल सकते हैं। हाँ जी, एरे का सम भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि बार बार वैल्यूज रिटर्न कर रहा होगा ये तो। उसमें जो ये मैप फंक्शन है ना, आई एम नॉट श्योर कि ये सम इसमें हो सकता है। मैंने एग्जांपल देखी थी सम, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन ही है ना, सम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप हर एक वैल्यू को यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर लेके सम करते रहें और फिर सम को रिटर्न कर दें, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो सम भी रिटर्न कर दे। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं एरे आइट्रेशन के मेथड्स। फॉर एग्जांपल रिड्यूस राइट एवरी सम इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ फाइंड इंडेक्स ऑफ। तो ये सारे ऑपरेशन जो है ना, ये बेसिकली आइट्रेशन रिक्वायर्ड करते हैं। इनमें एरे को रिपीटेडली आइट्रेट करना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिस तरह रिड्यूस करना, रिड्यूस राइट है, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ये बेसिकली ये जो मेथड है ना, रिड्यूस एंड रिड्यूस राइट, दीज आई थिंक परफॉर्म द ऑपरेशन दैट काइंड ऑफ, जिसमें आपने सम का है ना, किसी पर्टिकुलर एरे को रिड्यूस कर देना अप टू अ सिंगल वैल्यू। सो दिस इज व्हाट रिड्यूस सेज। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। जो एवरी और सम मेथड्स है ना, दीज टू, ये बेसिकली इस तरह वर्क करते हैं। एवरी वर्क्स वेरी मच लाइक यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं होता, जिस तरह फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो ये जो एवरी मेथड है, इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एरे है 1 2 3 4 5, आप एवरी जो आइट्रेशन एरे आइट्रेशन का मेथड है, इसको यूज़ करके आप ये वैल्यूएट कर सकते हैं वेदर दिस होल एरे मैचेस सर्टन क्राइटेरिया और नॉट। तो अगर ये सारी की सारी एरे उस क्राइटेरिया को मैच करेगी, देन दिस एवरी मेथड विल रिटर्न ट्रू बूलियन वैल्यू। अगर कोई एक वैल्यू भी इसमें से मैच नहीं करेगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी। ठीक है, एरे डॉट एवरी इज वेरी मच लाइक यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर क्राइटेरिया लिखूँ, इस एरे के अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करूँ और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखूँ कि इफ़ ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर दैन 5। ठीक है, तो इस लेस देन 5, इस तरह लेस देन 5। ठीक है, मैं प्रूव करवाना चाह रहा हूँ। लेस देन 5 करूँगा तो सारी की लेस देन 6, सारी की सारी वैल्यूज लेस देन 6 है ना, तो ये बेसिकली एवरी का मेथड या ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है, 1 2 3 4 10, ठीक है,
तो लेस देन 6 नहीं है एक वैल्यू सिंगल ना, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी। इसी तरह जो सम है इट इज़ काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जो आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में या एआई अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें भी पढ़ेंगे लॉजिक के अंदर ना, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या करता है, वो फॉर एग्जांपल आपके पास एरे है 5 वैल्यूज की, अगर कोई एक भी वैल्यू आपके क्राइटेरिया को मैच कर रही है तो इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। और अगर सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रही, इट विल रिटर्न फॉल्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें से फाइंड करना चाहें कि इज़ देयर एनी वैल्यू इवन वैल्यू इन द एरे, फॉर एग्जांपल ये एरे है ना 1 2 3 4 5, इसमें कोई एक इवन वैल्यू है यूजिंग द सम एरे इटरेशन मेथड, तो 2 है ना, तो ये 2 रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर ये सारी 1 3 5 7 9 वैल्यूज़ हों और आप फंक्शन डेफिनेशन लिखें कॉल बैक फंक्शन, उसमें ये लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल इसमें कोई एक इवन वैल्यू है, इज़ देयर एनी सिंगल इवन वैल्यू, तो क्योंकि एक भी नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस दोनों का आइडिया है। इंडेक्स बेसिकली ये इंडेक्स रिटर्न करती है किसी भी एलिमेंट का, और इंडेक्स रिटर्न करने में भी आपको पता है कि एरे को आइट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, 1 बाय 1, कि 0 पे तो नहीं है, 1 पे तो नहीं है, ठीक है। लास्ट इंडेक्स का कंसेप्ट ये होता है कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 फिर 3, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई वैल्यू है रिपीटेड वैल्यू, फॉर एग्जांपल 3 रिपीट हो रही है, तो इसकी इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 और 4। अब इसमें लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड से आप जो 3 न्यूमेरिक वैल्यू है इसकी 4 इंडेक्स रिटर्न करेंगे, सेकंड जो लास्ट इंडेक्स है इस वैल्यू की, अगर 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 5 रिटर्न कर देगा, ठीक है, एरे के अंदर। तो इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशन हैं जो कि आप एरे इटरेशन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सारों के एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेथड बताने का मकसद ये है क्योंकि हम अगर लैंग्वेज कवर कर रहे हैं ना इसका जावास्क्रिप्ट को, तो आपको ये आइडिया होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर वैसे आप सम जो है वो अगर एरे में आपसे करेंगे और एक वेरिएबल में सारी सम्स को स्टोर करना शुरू कर देंगे तो मसला नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन हर बार कॉल होएगा। अगर वो फंक्शन बार डिपेंड बार करता कॉल है, होगा देखें तो वैल्यू यूज कर जाएगा। नहीं मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये प्रोग्रामिंग अप्रोच है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है, उसके अंदर 5 वैल्यू है 1 2 3 4 5। अब आप इस एरे का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मीनिंग 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन 5 वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं ना, तो आप बेसिकली सिंगल वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं ना, ठीक है। अब अगर आपके पास मल्टीपल एरेज हैं दैट्स अ सेपरेट सिनेरियो, फिर तो आप मैप फंक्शन तो सिर्फ एक एरे के साथ आइट्रेट करता है ना, तो फिर तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप सम करवाना चाहते हैं तो मीनिंग दैट यू वांट टू रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। अगर आप इसमें से कोई रिपीटेड सम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पहले 2 को भी कैलकुलेट करो फिर रिटर्न करो, तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होगा। तो मुझे आइडिया नहीं है कि आप किस सिनेरियो को एग्जैक्टली रेफर कर रहे हैं। सब पूरी एरे का सम एक दफा हाँ बस। हाँ, पूरी एरे का सम तो बेसिकली वो तो वाई यू वांट टू देन एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू, आपको सम चाहिए ना। और मोस्ट प्रॉब्ली ये जब रिटर्न करेगा ना तो ये सम को एरे में ही रिटर्न करेगा। जो मेथड इसमें से आई मोस्ट प्रॉब्ली ये रिड्यूस का मेथड चेक करें, ये शायद सम रिटर्न करे, तो ये एरे में ही मोस्ट प्रॉब्ली रिटर्न करेगा मेरा ख्याल। या ठीक है सर। हाँ, रिड्यूस मेथड जो है ना, मैं जस्ट उसको आपको देख देता हूँ। मैप मेथड तो एरे ही रिटर्न करता है, लेकिन रिड्यूस मेथड हो सकता है कि आपके पास सिंगल वैल्यू का, क्योंकि इनको मैं याद रखना ना बहुत डिफिकल्ट है। ये तो डॉक्यूमेंटेशन जब आप करते हैं तो फिर उसमें करेस्पॉन्डिंग चीज़ों को देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये रिड्यूस मेथड नज़र आ रहा है आपको, विजिबल है? नहीं सर। रिड्यूस मेथड सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो आपका जो
एक्चुअली जो मेरे से क्वेश्चन था ना, द आंसर वुड बी यू शुड यूज द रिड्यूस मेथड। ये देखें, द रिड्यूस मेथड रिटर्न्स द फंक्शन, रन द फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो जो आपका सम वाला क्वेश्चन था यही बेसिकली एग्जैक्टली यही इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। तो नंबर्स की एक एरे है, ये देखें आपके पास 5 नंबर्स हैं, सम आपने रिटर्न करवाना है, आपने नंबर्स डॉट रिड्यूस एरे आइट्रेशन फंक्शन को कॉल किया, माई फंक्शन ने कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर इसमें आपके पास मल्टीपल, इसमें आपके पास टोटल की भी वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हर आइट्रेशन में आपने करंट टोटल सेंड करना है ना दोबारा। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल लास्ट आइट्रेशन में कैलकुलेट किया था उसको दोबारा सेंड करेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट रिड्यूस मेथड। तो टोटल, वैल्यू, इंडेक्स और एरे, ये 3 पैरामीटर्स तो वही हैं जो कि हमने पहले देखे। तो रिटर्न टोटल प्लस वैल्यू, तो करंट जो टोटल होगा तो फर्स्ट में 45 + 4 करेगा, उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम उसके सम को इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिटर्न करेगा, 49 + 9 फिर रिटर्न करेगा, फिर बेसिकली और इसको रिटर्न करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप इसको सेव नहीं कर रहे, ये आपकी मेमोरी में। फिर उसके सम को रिटर्न करेगा, फिर टोटल के अंदर फिर 16 ऐड करेगा, फिर 25 ऐड करेगा। ठीक है, फिर ये जो वेरिएबल सम है ना, इसके अंदर जो 99 आपके पास, जो राइट साइड पे आप देखें 99 सबका सम है ना, तो वो आपने गूगल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी डॉट इन सम हम सेव कर दें। तो रिड्यूस इज़ द मेथड विच यू आर ट्राइंग टू अप्लाई ना, जो आपका टारगेट मेथड। ठीक है, तो इसमें वो भी चेंज कर दें ऑर्डर, अगर मतलब मसला करता नहीं करता। अच्छा, हाँ इट वर्क्स। ठीक है सर, ठीक है। ऑर्डर भी इसमें ऐड नहीं करती, तो इससे भी जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप इससे ज़्यादा फेमिलियर होंगे, और जब आप इससे यूज़ करना छोड़ देंगे ना तो आप भूल भी जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रेप्लिकेटेड चीज़ें हैं। लेकिन इसमें अब सम 55 आ रहा है ना, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। जब आपने वैल्यू और टोटल को इंटरचेंज किया ना तो सम चेंज नहीं होता, लेकिन जब मैंने इंडेक्स को भी टोटल से पहले प्लेस कर दिया ना, तो इसका सम 55 है। इसको देखना पड़ेगा ये इतनी है ना, 49। तो इसमें भी इसकी आप ये करेंगे जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो वैल्यू को रिप्लेस करने से नहीं होता था, लेकिन बाकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये देखें ना, अभी इस चीज़ को आपने देखना है। ठीक सर, हम लोग देख लेंगे इसे। हमने बहुत ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट आर द ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स का आपको आइडिया हो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नॉर्मली ये ऑपरेटर्स जो हैं ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? इफ़, एल्स, एल्स इफ। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स के अंदर आपको कंडीशनल कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं। अब इसमें डबल इक्वल का तो आपको आइडिया है, ये सारे ऑपरेटर्स ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो आपको आइडिया है। डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, ये दो बेसिकली नए ऑपरेटर हैं। ट्रिपल इक्वल आपके लिए नया है एज़ कम्पेयर टू डबल इक्वल, तो आपने और लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया। तो जो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस होती हैं ना, जिसमें आप रन टाइम पे फॉर एग्जांपल किसी भी वेरिएबल की टाइप को डिटरमिन करते हैं, ठीक है, तो उन सारी लैंग्वेज के अंदर आपको डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल के दो डिफरेंट ऑपरेटर्स मिलेंगे। ठीक है, मेरी बात दोबारा सुन लें कि जो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस होती हैं, जो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस नहीं होती, जिसमें आप इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन की टाइम पे टाइप को स्पेसिफाई नहीं करते, फॉर एग्जांपल इंट आई इस तरह स्पेसिफाई नहीं करते, उन लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास कंपैरिजन के अंदर डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल, इसी तरह नॉट इक्वल के लिए भी आपके पास दो ऑपरेटर्स होते हैं। इनकी रीज़न ये होती है कि आप बेसिकली किसी भी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी सेव कर सकते हैं और इंटीजर वैल्यू भी। ठीक है, तो डबल इक्वल उस वक्त ट्रू रिटर्न करेगा जब आपकी वैल्यू सेम है।
डाटा टाइप बेशक डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेरिएबल हैं, वॉर ए इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू 5 एंड वॉर बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू 5। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए डबल इक्वल बी इट विल रिटर्न ट्रू, कि आपके पास वैल्यू सेम है, डजेंट मैटर कि उनकी टाइप डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे आप अगर इफ़ ए ट्रिपल इक्वल बी लिखेंगे तो इट विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि गो के ऑल्दो के इनके जो 5 है ये न्यूमेरिक वैल्यू 5 ये दोनों में, लेकिन इनकी टाइप डिफरेंट है, वन इज स्ट्रिंग एंड अदर इज नंबर। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। इसी तरह नॉट इक्वल के कंटेक्स्ट में भी यही सिनेरियो, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर, बस बाकी तो ऐसा ठीक है। उसके बाद आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का आपको आइडिया है, प्लस माइनस स्टैरिक, और पावर के लिए आप डबल स्टैरिक, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये जो ES16 लिखा हुआ है, इसी तरह जो हमारे पास ES 2015 आई थी, एक्मा स्क्रिप्ट 2015, इसको हम ES6 भी कहते हैं, जो कि 2015 में आई थी। तो ES16 को हम ES7 कहते हैं। तो अब जो है ना लेटर ऑन लेटेस्ट जो जावास्क्रिप्ट की रिलीजेस आ रही हैं वो ईयरली बेसिस पे आ रही हैं। 2016 में भी आई हैं, फिर 17 में भी आई हैं, 18 में भी आई हैं, 19 में भी, 20 में भी आई है। ठीक है, जून 20 में लास्ट टाइम आई है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये ES16 मीन्स दैट ES7, तो ये 2016 मीन्स दैट कि किस ईयर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो 2016 में इस एक्सपोनेंशिएशन का जो ऑपरेटर है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जो ज़्यादा फेमस ECMAScript का वर्जन है ना, दैट इज़ ES6 विच वाज इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ द 2015, जिसके अंदर लेट, कॉन्स्ट और जावास्क्रिप्ट की क्लासेस, फिर और भी डिफरेंट स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर और डिफरेंट ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो ये तो जो लेक्चर था ये आपका लास्ट लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट था बेसिकली, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। तो इसको आप गो थ्रू करें, उसके बाद आपका इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है कोई? अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर आवाज़ आ रही है। हाँ जी, इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर है कोई? सम है तो नहीं, लेकिन मेंटली बिजी हैं या काइंड ऑफ थक गए हैं? सर लेक्चर नहीं है वैसे। सर मेरा है ई-कॉमर्स का। अच्छा, तो चले, हमने आज बहुत इस पर टाइम स्पेंड कर दिया। बेसिकली आज हमने ये लेक्चर कवर करना है जिसमें ES6 के फीचर है ना, तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। आप बेसिकली आज हमने जो एक्चुअली हमारा लेक्चर था ना, इट वाज दिस वन, जिसमें हमने कंडीशन स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ये तो आपको आइडिया है, लूप्स का भी आपको आइडिया है, फंक्शंस का भी। फिर हमने एरो फंक्शंस देखने थे, इसका सिंटैक्स। फिर हमने ये 3 डिफरेंट चीज़ें देखनी थी, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़, रेस्ट पैरामीटर एंड स्प्रेड पैरामीटर। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ना, ये आपके जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। फंक्शन के अंदर आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, जिस तरह आप A, B, C 3 पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तीनों ऑपरेटर्स जो है ना, दीज आर रिलेटेड टू दीज पैरामीटर्स। तो पहले क्या होता था हिस्टोरिकली, जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करते थे तो आप रिसीविंग एंड पे जहाँ पे डेफिनेशन है वहाँ पे पैरामीटर स्पेसिफाई करते थे, फिर आप फंक्शन को कॉल करते थे। फॉर एग्जांपल मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, अब यहाँ पे मुझे 3 वैल्यूज़ ही पास करनी है, 1 2 3। अगर मैं इससे लेस करूँगा, 2 करूँगा, फिर भी एरर जनरेट होगा, और अगर मैं 4 वैल्यूज़ यहाँ से पास कर दूँगा फिर भी एरर जनरेट होगा। तो इस तरह के एरर्स को ओवरकम करने के लिए और डेवलपर को काइंड ऑफ ईज देने के लिए या उसको फैसिलिटेट करने के लिए न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए। तो दीज आर द 3 फीचर्स इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ ES6 रिलेटेड टू द पैरामीटर। तो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ये हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज। उसमें यह है कि एज्यूम करें कि यहाँ से मैं सिर्फ 2 पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, 1 and 2, 2 वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3 है, A B C। अब C जो पैरामीटर है, इट इज़ एक्सपेक्टिंग अ वैल्यू ना, तो टू अवॉइड द एरर, फॉर एग्जांपल हम आप चाहेंगे कि एरर जनरेट ना हो, तो यहाँ पे आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे उसको,
इट कैन बी 3, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं 2 वैल्यूज़ को पास करूँगा 1 और 2 को, तो थर्ड जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 3, दिस वैल्यू रिप्लेस्ड बाय डिफ़ॉल्ट। इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3 वैल्यूज़ दे दूँगा 1, 2 एंड 4, तो ये वाली जो 4 वैल्यू है इट वुड बी रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ 3, तो ये रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पास नहीं करूँगा तो फिर ये यूज हो जाएगी। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। सेकेंड इज़ द रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर का कंसेप्ट ये है, वो भी इसी तरह का ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं, जब मुझे खुद आइडिया नहीं है कि मैंने कॉलिंग फंक्शन से कितनी वैल्यूज़ को पास करनी है, इट कैन बी अ सिंगल वैल्यू 1, इट कैन बी 10 वैल्यूज, ठीक है। रन टाइम पे मैं कितनी, डिपेंड करता है कि मैं कोई वैल्यूज़ पास कर दूँ, 10 कर दूँ, 7 कर दूँ, 8 कर दूँ, आई डोंट नो। तो रिसीविंग साइड पे फिर मैं इस तरह वेरिएबल्स डिफाइन नहीं कर सकता कांस्टेंट, ठीक है। तो रेस्ट पैरामीटर ये है कि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल जितने आपके कांस्टेंट वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज़ एटलीस्ट आप पास करेंगे, एटलीस्ट यू नो, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपको आइडिया नहीं है। तो आप यहाँ पे 2 पैरामीटर्स तो डिफाइन कर देंगे ए एंड बी, लेकिन जो थर्ड पैरामीटर होगा उसको बेसिकली आप कहेंगे रेस्ट पैरामीटर। वो एक एरे होगी, उसको आप 3 डॉट्स लगाएंगे, 3 डॉट्स के बाद आप सी लिख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अगर आपने यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट पैरामीटर्स पास किए, तो ये 1 और 2 वैल्यूज़ है ना, दे विल बी पास्ड इनसाइड ए एंड बी। लेकिन 3, 4, 5 जो हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एरे एंड विल बी पास्ड इन द सी वेरिएबल। तो सी बेसिकली आपका एरे होगा, ठीक है, ये एक एरे होगी। इसमें अगर यहाँ पे आपने सिर्फ 2 वैल्यूज़ पास की, 3, 4, 5 पास नहीं की, तो इस एरे की साइज़ होगा 0, इसका बेसिकली 0 साइज़ होगा, एम्प्टी एरे होगी। अगर आपने 1, 2, 3 एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास किया तो इसका साइज़ होगा 1, 2 पैरामीटर पास किया तो इसका साइज़ होगा 2। जितनी भी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ होंगी जो कि एक्स्ट्रा होंगी ना अदर दैन 2, दे विल बी पास्ड इनटू दिस एरे सी। अब इस एरे को आप फिर इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वेरी मच लाइक द एरे दैट वी हैव सीन बिफोर। इसके ऊपर आप सारे के सारे एरे के फंक्शंस, एरे के आइट्रेशन फंक्शन जो आपने देखे वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली एन एरे। सो दिस फीचर इज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ दिस, इसको कहते हैं रेस्ट पैरामीटर। जो आपका स्प्रेड पैरामीटर है, इट इज़ टोटली ऑपोजिट फ्रॉम द रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर में आप क्या कर रहे थे कि यहाँ से कॉल कर रहे थे फंक्शन को, वहाँ से आप आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ वैल्यूज़ को पास कर रहे थे, जबकि जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है वहाँ पे एरे रिसीव कर रहे थे। स्प्रेड ऑपरेटर में इसके ऑपोजिट इस तरह होगा कि आप जहाँ से फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से आप एरे पास करेंगे, लेकिन जहाँ पे आप रिसीव कर रहे होंगे, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन है, वहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स होंगे ए बी सी डी। लेकिन यहाँ से आप नीचे क्या करेंगे, नीचे आप करेंगे एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एन की वेरिएबल डिफाइन की 1, 2, 3, 4 वैल्यूज। तो आपने फंक्शन को कॉल किया फन, तो आपने यहाँ पे बेसिकली 3 डॉट्स लगाने होंगे, 3 डॉट्स एन, बस दैट्स इट। आपने पूरी की पूरी एरे पास कर दी, तो जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद इसको इंडिविजुअल वैल्यूज़ में मैप कर देगा, ठीक है। 1 को ए पे मैप कर देगा, 2 को बी पे मैप कर देगा, 3 को सी पे मैप कर देगा और 4 को डी पे मैप कर देगा। तो इट इज़ टोटली ऑपोजिट कि यहाँ पे आप रिसीव, जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है वहाँ पे एरे रिसीव नहीं कर रहे, बल्कि जहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहाँ से एरे सेंड कर रहे हैं। और सेंड करने का सिंटैक्स वही है जो कि रिसीविंग साइड पे था, 3 डॉट्स एंड एन वेरिएबल एरे नेम, ठीक है। तो तीनों ये बेसिकली दीज आर इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द ईयर 6। और ये पैरामीटर्स जो हैं ये डेवलपर को प्रोग्रामिंग में फॉर एग्जांपल इसको फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग एरर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उससे मोर पावर देने के लिए डेवलपर को। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की ये क्लासेस हैं, दीज आर वेरी मच लाइक, जिस तरह हिस्टोरिकली तो हम ये करते हैं कि जब भी हमने ऊप प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट नहीं होती। तो ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट इनिशियली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी और आई ही ब्राउज़र के लिए थी। इनिशियली आउटसाइड द ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं थी, ब्राउज़र्स के लिए थी फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में। तो उसमें फिर ऊप का कंसेप्ट उस वक्त नहीं होता है, लेकिन जब ये MVC फ्रेमवर्क्स भी इसके अंदर आना शुरू हो गए, सर्वर साइड पे भी आपने शुरू जावा को यूज़ किया, फिर नए नए प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स आना शुरू हो गए। तो इसके अंदर भी अब क्लासेस हैं आपके पास, ठीक है। तो नॉर्मली जो कंट्रोलर पार्ट होता है ना MVC फ्रेमवर्क का, उसमें वो ऊप में होता है, उसके अंदर क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की क्लासेस हैं। फिर एरर हैंडलिंग, ट्राई कैच ब्लॉक आपने सुना होगा ना,
ट्राई कैच ब्लॉक होता है, तो वो एरर हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अवेलेबल है। फिर टेम्पलेट लिटरल्स, ये बेसिकली स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए होते हैं। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए आप टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करते हैं, और उसके लिए बैक टिक्स होते हैं। बैक टिक्स आपने देखा होगा, अभी हमने जब स्ट्रिंग को हैंडल कर रहे थे इससे पहले ना, तो हम जब स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते थे तो प्लस से करते थे। यहाँ पे आपने वैल्यू कोई स्पेसिफाई की, फॉर एग्जांपल %.age या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू है a, फिर आपने किसी स्ट्रिंग से कंकैटिनेट किया फिर b, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के ऑपरेटर्स हैं ना, इसको अवॉइड करने के लिए आप टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करते हैं। तो उसमें आप इस तरह करते हैं कि आप $साइन और ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, वो खुद ब खुद इस वैल्यू को फैच करके रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी हो, उसके लिए ये टेम्पलेट लिटरल्स हेल्पफुल हैं, ठीक है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स अगर आपने पहले क्रिएट करनी होती तो आप \n यूज़ करते हैं फॉर गिविंग अ लाइन ब्रेक। लेकिन अगर आप बैक टिक्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग राइट करें और \n ना लिखें, वैसे ही लाइन ब्रेक दे दें, फॉर एग्जांपल दिस इज़, और माई जो है नेक्स्ट लाइन पे आ गया, माई नेम, तो बैक टिक्स जो है ये खुद ब खुद उसको असेस कर लेते हैं कि दिस इज़ अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो \n में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। और उसके बाद कमेंट्स तो आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कोड। किसी दूसरे ने कोड को अंडरस्टैंड करना हो या आपने खुद करना हो, फॉर बोथ रीजंस दीज कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद एक दफ़ा देख लें, ताकि हम ना नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, बल्कि उससे अगले लेक्चर की तरफ जाएँ, ठीक है। तो ये फंक्शंस और स्विचेस, कंडीशन स्टेटमेंट्स, ये तो एटलीस्ट आप फर्स्ट 4 टॉपिक्स तो आप गो थ्रू करके आए, ठीक है। आई विल बी आस्किंग, मैं आपसे पूछूंगा, मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एरो फंक्शंस और ये जो नीचे टॉपिक्स हैं ये यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है।